So hello everyone, this is our fourth video of chapter 1 real numbers of class 10th। बच्चों इससे पहले हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसकी पहली वीडियो में मैंने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक उसको मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ पे समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन किया। ये वीडियो उसी के आगे वाला वीडियो है जहां मैं 1.1 के बाकी के क्वेश्चन को सॉल्यूशन यहां पर कराऊंगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा कि पहले ही मैं आपको समझा चुका हूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि यहां पर हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ भी बताया था हम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमने कहा था कि हम सभी नंबर्स का यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उन सभी प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी मैक्सिमम पावर्स को उन पर अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं हम, जैसे कि 12 के प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स बच्चों क्या होते हैं? 12 के प्राइम फैक्टर्स जब हमने किए तो देखिए 2 से डिवाइड किया तो ये 6 टाइम्स चला गया, ओके। देन फिर से 2 से किया तो ये 3 टाइम्स चला गया। देन 3 से किया तो ये 1 टाइम चला गया, ओके। नाउ 2 यहां पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह से हम करेंगे 15 का फैक्टर्स। तो 15 के फैक्टराइजेशन किए। बेसिकली 15 तो हम ओरली भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 3 और 5, यानी कि 3 5 जब 15 होता है तो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 15। 3 मल्टीप्लाई बाई 5। नाउ 21 के भी प्राइम फैक्टर्स हमको मुंह जबानी याद हैं, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 3 7 जा 21। नाउ ये हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो जो कि मैंने आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताया था बहुत सिंपल था, जो कि एलसीएम कर निकालने के लिए हमें सभी नंबर्स, ये जो प्राइम फैक्टर्स में आपको जितने भी डिफरेंट नंबर्स देखने हैं पहले आप उन्हें नोट कर लो। जैसे कि 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, 5 दिख रहा है एंड 7 दिख रहा है। अब इन सब में देखो कि मैक्सिमम पावर्स किस किस के पास है। जैसे कि हम देख रहे हैं इन सब में 2 के ऊपर मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 2। ये आपको जो 4 नंबर्स दिख रहे हैं इसमें 2 पर जब हम चेक करेंगे तो देखेंगे इन सब में 2 पर मैक्सिमम पावर कितनी है। तो हम देख रहे हैं ना 2 पर मैक्सिमम पावर तो 2 ही है, तो 2 लगा दिया यहाँ पे। नाउ अब हम बात करते हैं 3 की। तो 3 पर देखते हैं इन सभी में, सभी पे 3 की मैक्सिमम पावर क्या, सब एक एक सेम दी हुई है, तो कोई बात नहीं है 1 लगा दो। नाउ 5 की बात करते हैं। 5 जो है 5 पर भी यहाँ मैक्सिमम पावर 1 ही, मिनिमम कह लो चाहे मैक्सिमम कह लो सेम ही है। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। इनका मल्टीप्लाई आएगा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 5 60 एंड 60 मल्टीप्लाई 7 दिस इज 420। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ निकालेंगे तो मैंने कहा था कि एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन नंबर्स का यूज करेंगे विद मिनिमम पावर्स। एचसीएफ इन सब का एचसीएफ निकालने के लिए देखिए सब में कॉमन नंबर सिर्फ एक ही आ रहा है। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी बैठा है, इसमें भी बैठा है, तो भाई हमने ले दिया 3। अब इन सब पे मिनिमम पावर कितनी है, इन सब 3s में 1 ही आ रही है, तो बेसिकली हमारा एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। जैसे कि 17, हमको 17, 23 और 29 का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि मैं कह रहा हूं, आपने जैसे ये क्वेश्चन सीखा या समझा है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रोसेस पर ही ध्यान देना है। क्वेश्चन कभी सेम नहीं मिलेगा हमको कहीं पर भी।
देखिए 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखाने के लिए लिख दो 7 × 1, बात तो वही है, ठीक है। नाउ 23 को हमने लिखा 23 × 1, भाई ये भी एक प्राइम नंबर ही है, तो इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा करने के लिए 23 × 1 लिख दो। अब 29 को भी ऐसे ही लिख दो, भाई ये तीनों ही प्राइम नंबर थे। तो जैसे कि हमने सीखा है कि एलसीएम निकालने के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स का पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 × 23 × 29 × 1 ऑन ले लो, वैसे जरूरत नहीं है पर ले लो, बाद में कहोगे लिया नहीं। अब इन सब पर मैक्सिमम पावर कितनी है, सब पर तो एक एक पावर है, ठीक है। जब हम इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी कॉपी पर करके जरूर देख लेना, मेरे को तो आंसर याद है, तो आंसर इसका हो जाएगा 11,339। आप इसे अपनी कॉपी में चेक कर सकते हैं, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। अरे जरा एक चीज देखो, इन सभी में कॉमन नंबर क्या है, इन सभी में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, इन सभी में कॉमन नंबर आ रहा है, देखो 1 1 1, लो फिर 1 लिख दिया। मैक्सिमम पावर सबकी यहां पर 1 1 ही है, सॉरी मिनिमम पावर सबकी 1 1 ही है, मैक्सिमम मिनिमम यहां तो सेम ही आ रही है, तो ये बेसिकली इन सब में 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ हो गया 1। तो बच्चों ये थे हमारे दो क्वेश्चन नंबर 3 के। इसका एक पार्ट और है, जब आप इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से सीख लें तो आप इसको एक बार रिमाइंड करके और देखें। इसका जो 3rd पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। फिर भी यदि कोई बच्चा समझने में उसको परेशानी हो जाए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, मैं उस बच्चे को सॉल्यूशन अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, ये जो HCF के साथ ब्रैकेट दिया है ना, इसका मतलब है कि हमें इन दोनों का HCF निकालना है बेसिकली, विच इज इक्वल्स टू 9। यानी इसने हमको इतनी इंफॉर्मेशन तो दे दी है कि इन दो नंबर्स का जो HCF है वो आ रहा है 9। इस बात को ध्यान रखेंगे, नोट कर लें कि HCF ऑफ 2 नंबर है 9। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का निकालना है एलसीएम, यानी फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। कैसे निकालें इसको, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करें? नहीं, ना ही इसने बोला है और ना ही हम करेंगे इसको। क्यों करें? हमने एक रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा है, जो वेरीफाई भी करके देख चुके थे हम। क्या रिजल्ट था वो रिजल्ट है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। ऐसे लिखा हुआ था, अब वो 2 कह रहा है तो मैंने 2 अलग अलग लिख दिए कि 1 × 2, बात तो एक ही आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जहां हमको 4 चीजें दिख रही हैं, 4 कौन कौन सी चीजें हैं? HCF है, LCM है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। जब भी हमको इनमें से कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी तो जाहिर सी बात है हम वो 4th चीज निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। भाई आज इसने हमको क्वेश्चन में तो HCF दे दिया, कल को LCM भी दे सकता है निकालने के लिए। हो सकता है कि HCF और LCM दे दे और फर्स्ट नंबर दे दे, कह दे कि सेकंड नंबर निकालिए। यह भी हो सकता है कि HCF और LCM भी दे दे, सेकंड नंबर दे करके पूछे फर्स्ट नंबर निकालिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ से सोचिए इस क्वेश्चन को। 4 चीजें इसमें होती हैं, कोई भी 3 चीजें गिवन होने पर हम 4th क्वांटिटी को निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 9, तो 9 को इसकी जगह लिख लो। बेसिकली HCF यहां पे दे रखा है इसने 9 है, तो HCF की जगह 9 लिख लो। अब LCM ये तो पता ही नहीं है ना, तो इसको ऐसा का ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। अब फर्स्ट नंबर, इसे फर्स्ट मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है ना। चलो अब हमने बात करी यहां पे, ये आ गया अपना पहला नंबर आ गया 306।
नाउ सेकंड नंबर आ गया 657। अब यहां के बाद क्या करें, बात आती है ये, काम करते हैं ये 9 का डिवाइड करते हैं, डिवाइड नीचे जाकर के इसके मल्टीप्लाई में जो भी क्वांटिटीज होती है वो हमारे नीचे डिवाइड में आ जाती हैं। तो 306 मल्टीप्लाई 657 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 9। अक्सर कुछ बच्चे ये गलत फहमी में हो जाते हैं या उनको थोड़ा डाउट हो जाता है, कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो ये जो 9 मल्टीप्लाई में लिखा है वो इस 9 को यहां ले जाकर माइनस कर देते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, इसका रीजन सिर्फ एक ही है, थोड़ी सी कंफ्यूजन और अवेयरनेस का ना होना। इन बातों को हम कैसे याद रखते हैं, किसी हमको प्रैक्टिस बुक में तो मिलेगी नहीं, प्रैक्टिस करते करते हुए मिलेगी। तो बस छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे यहां तक करते हैं लेकिन जरा सी गलती से आगे का पूरा काम खराब कर देते हैं। चलिए, तो 9 का डिवाइड इनमें से किसी भी एक नंबर में दे देते हैं। जैसे कि 9 का डिवाइड हमने इसमें दिया। देखिए, मैंने 9 की डिविजिबिलिटी शायद लास्ट वीडियो में बताई थी, नहीं शायद 3 की बताई थी आपको। 3 की क्या बताई थी कि जब हम सभी डिजिट्स का सम कर लें और वो सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसमें लगा दो, 9 की डिविजिबिलिटी भी 3 के जैसी ही होती है। मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर हम डिजिट्स का सम करें और डिजिट्स का सम करने के बाद वो सम जो है 9 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं कैसे। चलो पहले इसको देखते, थोड़ा सा खराब नंबर दिख रहा है ना, इसी को उड़ाते हैं। 6 और 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो तो रहा है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 से। कितनी बार करते हैं, 9 का इसमें डिवाइड किया हमने, 9 7 जा 63, ये कितना बचा, 2 बचा, 7 के साथ ऐड किया 27, 9 3 जा 27, ये इसका डिवाइड करके आ गया। लेकिन आप लोग अपनी नोटबुक में अलग से करके देखना इसको। अब क्या करना है, बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 306 और 73 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा भाई, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, ओके, 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21। एडिशन किया 8 आया, 8 के बाद ये हो गया 3, 9 और 4 13, 3 की 1 कैरी, ये 2 और ये 2, ओके। तो हमारा आंसर आ गया 2 2 3 3 8, ये हमारा निकल आया एलसीएम। तो देखा आप लोगों ने, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने क्या कर दिया, एलसीएम निकाल लिया। इसी तरह से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं। मेरा राय ये रहेगी आप लोगों को कि आप लोग अपने क्वेश्चन अपने आप बनाएं। अपने आप कैसे बनाएं भाई, 2 नंबर जिनका आपको एलसीएम पता है, ठीक है, आप उसका एचसीएफ निकालें। यहां से बड़े बड़े नंबर्स निकालना, बड़े बड़े नंबर्स लेना, ताकि आप इनको इस फॉर्मूले से निकाल सकें। अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाएं। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 5 क्वेश्चन बनाएं अपनी नोटबुक में। भूल जाइए एनसीईआरटी को, भूल जाइए आरडी शर्मा को, अपनी तरफ से 5 डिफरेंट क्वेश्चन बनाओ जो इस पर बेस्ड हो। अलग अलग क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो आप लोगों को खुद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन जैसे भी आएगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी का यूज आप हर जगह कर देंगे, आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ये सिर्फ एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट को समझना। इसके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं बाद में कभी करा दूंगा आपको। फिलहाल आपके लिए यह है कि आप इस तरह के क्वेश्चन अपनी नोटबुक में 4-5 क्वेश्चन खुद बनाएं। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? कहने को तो एक क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम इसमें भी सीखेंगे। क्या है वो कॉन्सेप्ट? देखिए क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। हमें ये चेक करना है कि क्या 6 की पावर n
कभी जीरो के साथ एंड हो पाएगा? क्या मतलब है इसका? जीरो के साथ एंड हो पाएगा क्या मतलब है? बेसिकली जीरो के साथ एंड हो पाएगा का मतलब यह है कि जब हम 6 की पावर 1 लगाते हैं तो देखिए इसका एंड यानी यूनिट डिजिट देखना है कितना है, 6 है। इसी तरह से 6 की पावर 2 लगाते हैं तो 6 की पावर 2 का मतलब है 6 × 6 विच इज 36। इसका भी यूनिट डिजिट कितना है, 6 ही है। नाउ 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 यानी कि 6 × 6 × 6 ये हो गया 216। इसका भी यूनिट डिजिट 6 है। तो आपने देखा कि जब हम n, यहां पर क्वेश्चन में ही बोला है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यानी कि हमें 6 की पावर n में n की अलग अलग वैल्यूज 1 से स्टार्ट करते हुए पुट करके चेक करनी थी। यानी कि जैसे कि मैंने किया कि n की जगह पर 1 लगाया तो 6 की पावर 1 आया, 6 आया, ठीक है। 6 की पावर 2 लगाया तो 36 आया, उसका भी यूनिट डिजिट 6 आया। ऐसे ही आगे किया तो हमने एक चीज गौर की कि ये तो कभी जीरो के साथ एंड हो ही नहीं रहा है भाई, सबका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। आप इसे और आगे करें, आपका मन हो तो इसे और आगे करें, 1000 तो 1000 तक ले जाएं इसको, लेकिन हर बार इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। क्यों आ रहा है ये 6? देखिए बेसिकली अगर हमें किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 चाहिए तो उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए। 2 की पावर m और 5 की पावर m, इसके फैक्टर्स होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है बेसिकली कि अगर हमें किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 चाहिए तो 0 आने के लिए वो 2 फैक्टर जरूर रखेगा, यानी 2 फैक्टर उसमें जरूर होने चाहिए। वो कौन से हैं? 2 और 5। ये m मैंने इसलिए लगाया कि हो सकता है कि 2 की पावर यहां पे कुछ हो और m की पावर भी उतनी ही हो। जैसे कि 2 की पावर मैंने यहां पर 2 लगाया और 5 की पावर मैंने यहां 2 लगाया, तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 × 25, 100 आ रहा है। तो ये देखिए इसका यूनिट डिजिट 0 है कि नहीं है। बेसिकली ये ऐसा हो जाता है क्योंकि 10 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 होते हैं, यानी कि कम से कम एक 0 लेने के लिए आपको 2 और 5 इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब भी हम देखेंगे कि 0 चाहिए तो 0 आने के लिए हमको 2 और 5 के फैक्टर्स इसमें रखना बहुत जरूरी है, और नहीं है तो वो नंबर ये समझ लीजिए, जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है कि कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो यहां पर 6 के फैक्टर करके देखते हैं। 6 के फैक्टर करके देखने से मतलब है कि जब हम 6 की पावर n है, ये जो 6 है इसके फैक्टर देखें तो ये तो 2 की और 3 की वैल्यू आ रही है, यानी कि 6 के फैक्टर हो सकते हैं प्राइम 2 और 3। प्राइम फैक्टर्स हैं इसके 2 और 3। क्या इसमें 5 है? नहीं है। अब जब इसमें 5 ही नहीं है तो ये क्या कभी 0 के साथ एंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहीं पर आंसर मिल गया, क्योंकि हमने क्या देखा कि भाई 0 पर एंड होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि 2 और 5 के फैक्टर्स उसमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहां पर क्या देखा, या तो 2 और 3 के फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए ये कभी 0 के साथ एंड नहीं हो पाएगा, ये तय हो गया। बेसिकली अब हमको इसमें बस थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज क्या लिखनी पड़ेगी इसमें हमको? इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है हमको। लैंग्वेज क्या लिखनी है? ये जो 2 की पावर m है, यानी कि लैंग्वेज ये हो जाएगी कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 बिकॉज, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि इट हैज नॉट फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर m। ये लैंग्वेज तो हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। हमको बस अपना मोटिव इस क्वेश्चन में ये था कि 0 आने के लिए, किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए सिर्फ उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स होना बहुत जरूरी है। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर है तो तब भी चल जाएगा,
लेकिन 2 और 5 के फैक्टर्स उसमें जरूर होने चाहिए। जैसा कि हमने देखा इसमें सिर्फ 2 और 3 के फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए ये 0 के साथ कभी एंड नहीं हो पाएगा। साथ ही मैंने n की अलग अलग वैल्यूज को भी पुट करके देखा, तब भी इसका यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा था। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। यहां समझने का मोटिव बस इतना था कि किसी भी नंबर के एंड में 0 तभी आता है जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 को पाते हैं। आगे इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा याद रखना है भाई, क्वेश्चन तो 6 की पावर n है, ये 9 की पावर n भी आ सकता है, ये तो 12 की पावर n भी आ सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। तो हर बार आप क्या करके देखेंगे, आपको ये देखना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं। अगर 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं तो नो डाउट इसके यूनिट डिजिट में 0 आएगा ही आएगा। आप इसके लिए आप अपनी अलग अलग क्वेश्चन बनाकर देखें, जैसे 12 की पावर n को चेक करें, 11 की पावर n को चेक करें, 19 की पावर n को चेक करें, 25 की पावर n को चेक करें कि क्या इसके यूनिट डिजिट में इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के फैक्टर्स है कि नहीं। यहाँ एक बात और बता दूं, अकेला 2 भी कुछ नहीं कर पाएगा और अकेला 5 भी कुछ नहीं कर पाएगा, दोनों का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ तभी किसी भी नंबर के एंड में यूनिट डिजिट आ पाना पॉसिबल है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। साथ ही अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है। हमें कैसे समझना है कि इस वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे करें। क्वेश्चन में है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। आप अपनी बुक पे देखेंगे कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यानी कि एक सर्कुलर पाथ है जिसपे सोनिया और रवि 2 बच्चे हैं जो उसका राउंड लगा रहे हैं। सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगते हैं। आगे उसमें कहा है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में वापस दौड़ते हैं तो बताइए कि ये कितने समय बाद फिर एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कि सोनिया दौड़ रही है और रवि दौड़ रहा है, दोनों अलग अलग टाइम पे दौड़ रहे हैं। जब ये दौड़ते दौड़ते वापस एक चक्कर लगा लेंगे तो कितने समय बाद ये एक दूसरे से एक पॉइंट पर आके मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जहां पर ओवरलैपिंग समझ में आ है या फिर ऐसा महसूस हो क्वेश्चन में कि दोबारा मीटिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, मतलब एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कि एक पेंडुलम है, नहीं पेंडुलम नहीं लेते, जैसे कि मान लो कि 3 बेल्स है, 3 बेल्स हैं, वो एक साथ बजना चालू होती हैं, वो अलग अलग टाइम पे बज रही हैं, मान लो 10, 12, 15 ऐसे ले लिया। अब हमें ये बताना है कि बताइए कि ये कितने समय बाद वापस टॉल करेंगे, यानी वापस बजना चालू करेंगी। तो यहां भी इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है? रिकरेंस, यानी कि दोबारा पूछा जा रहा है कि ये वापस कब बजेंगी एक साथ। इसके जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पर हमें यह समझ में आएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, अगर दिमाग में यह टच कर जाए कि अरे इसका दोबारा मीटिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, तो नो डाउट एलसीएम निकाल दो इसका। क्या निकाल दो? एलसीएम। इस क्वेश्चन में भी यही था कि ये पूछ रहा है कि जब वो एक साथ दौड़ना चालू करते हैं और एक ही डायरेक्शन में चालू करते हैं तो बताइए कि ये वापस कितने समय बाद मिलेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना था, बस रवि का जो टाइम, सोनिया का जो टाइम है, सोनिया का जो टाइम है बस वो नोट करना है। भाई सोनिया कितना समय ले रही है? सोनिया टेक्स द टाइम, सोनिया टेक्स द टाइम इन 1 राउंड। उसको एक राउंड लेने में समय लग रहा है 18 मिनट्स का। और रवि को समय लग रहा है उतना ही एक राउंड लेने में 12 मिनट का। वापस वो कब मिलेंगे? तो मैंने कहा हम इनका प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स करने के लिए एलसीएम निकालना होगा। प्राइम फैक्टर्स करेंगे जिसके लिए 12 के प्राइम फैक्टर्स हम बहुत बार इसमें कर चुके हैं। कितनी बार निकाल के दिखाऊं? अब तो रट गया होगा हम लोगों को।
2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 4 3 जा 12 और 18 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 9 2 18 तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। जैसा कि हमने कहा कि हमें तो इसका एलसीएम निकालना है, तो मैंने कहा था कि भाई एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल। भाई हमें तो दो ही नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे इन दोनों में है 2 है, तो ये 2 ले ली। और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर, ये भी 2 है। कितना हो गया ये 2 की पावर 2 यानी 4, 2 इंटू 2 4 और 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3 9, तो ये आ गया 36 मिनट्स। तो यानी कि सोनिया और रवि 36 मिनट्स बाद यानी कि दौड़ने के 36 मिनट बाद एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर पाएंगे, यानी कि वापस मिल जाएंगे। तो बच्चों अब हमारी इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चैप्टर को यानी कि इस एक्सरसाइज को अच्छे से सीखें। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल के साथ आपके साथ एक्सप्लेनेशन में किया है। आई होप कि आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ एक वीडियो नहीं देखनी है। अगर एक वीडियो देखा कोई मतलब नहीं है। मैथ्स एक सीक्वेंस होता है। बचपन में 2 का पहले सबसे पहले क्या सीखा, 1 2 3 पढ़ना सीखा, फिर उसके बाद बच्चों ने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन सीखा, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ते बढ़ते आप आगे 10th में। यहाँ भी क्या होता है कि पहले हमें एक वीडियो यानी कि एक सॉल्यूशन को अच्छे से समझना है। मेरे कहने का मतलब ये है एक सीक्वेंस से हमको आगे बढ़ना है, जंप नहीं कहीं करना है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखें पुराना वीडियो, फिर देखो, बार बार देखो, कब तक नहीं आएगा। आखिर एक समय आएगा कि तुम्हें वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। जब आपको ऐसा लगे कि भाई अब तो हमारा कोई सहारा नहीं है, तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा, आप तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ यही है मेरे पास कि आपको कमेंट सेक्शन में मैं आपके रिप्लाई में आपका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, और हो सका तो उसी जो मेजॉरिटी ऑफ डाउट्स होंगे उस पर एक अलग सेशन बना दूंगा। तो मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोगों को कोई भी वीडियो जंप करके नहीं देखना है। हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए। पहली वीडियो के बाद दूसरे पे आइए, दूसरे के बाद तीसरे पे आइए, तीसरे के बाद चौथे पे आइए, तब जाकर के आपके एकदम माइंड में सारी चीज़ें इंटरलॉक हो पाएंगी। बच्चों ये हमारा पूरा 1.1 का मैंने सॉल्यूशन आपके लिए कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा 1.2, जिसमें मैं रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स यानी कि उसके बारे में सीखेंगे, यानी कि इरेशनल नंबर्स को प्रूव करके दिखाया जाएगा कि आखिर इरेशनल को हम इरेशनल कैसे प्रूव कर रहे हैं। हमारे 10th के सिलेबस में यही 2 टॉपिक्स फिलहाल इस बार रह गए हैं। जो भी डिलीटेड पोर्शन है उसके लिए मैं एक अलग सेशन तैयार करूंगा। सो बच्चों आप ये ना सोचें कि हमें ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। मैं अभी फिलहाल वही पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटी के द्वारा हमारे सिलेबस में रखा गया है। सो आई होप आप इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके, थैंक यू।